एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। वीकली एक्सपायरी को लेकर बाजार में चर्चाएं गर्म है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यूएई बेस्ड हेज फंड्स के प्रेसिडेंट मयंक बंसल साहब। हाल ही में जेन स्ट्रीट का जो बड़ा मामला हुआ था, जिस पर सेबी ने अब तक का सबसे बड़ा फाइन लगाया था, और माना जाता है कि मयंक बंसल साहब उस पूरे मामले के विसल ब्लोअर थे और उनकी जानकारी के बाद पूरा ये एक्शन होता हुआ दिखा है। बड़े गहरी पकड़ रखते हैं पूरे वायदा कारोबार के नियमों पर और पूरे तौर तरीक़ों पर। दुबई में बेस्ट एक हेज फंड आप चलाते हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। अब चर्चाएँ बड़ी ज़ोर से चल रही है, बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। एक तो जो रिटेल के डेटा आ रहे हैं कि बड़े लोग लॉस करते हैं डे ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में। फिर वीकली एक्सपायरी सारे प्रोडक्ट्स की बंद हुई, खाली 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट की रह गई। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उन्हें भी बंद करने का प्लान किया जाए। ये पूरे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखिए, रिटेल लॉसेस को कर्टेल करना जरूरी है, बट उसके लिए आप मार्केट को बंद करना बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। आप ऐसे समझिए जैसे एक खेत है और खेत में बढ़िया फसल उग रही है, और उस फसल के उगने में कुछ कुछ वर्म्स हैं, कुछ कीड़े हैं जो लग रहे हैं, जो फसल खा रहे हैं। अब उसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप पूरा खेत जला दें। तो आपको रिटेल लॉसेस को एक टारगेटेड सर्जिकल मैनर में एड्रेस करना है। उसके जैसे मैंने अभी खेत का एग्जांपल लिया, उसमें जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, वो सोल्यूशन ऑफर करते हैं। यहाँ पे वो चीज जो विश्व भर में फॉलो होती है, वो इन्वेस्टर सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स है। इन्वेस्टर सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स के जरिए टारगेटेड तरीके से मल्टीपल नेशंस, यूएस हो गए, यूरोप हो गया, कॉस्पी कोरिया हो गया, चाइना हैंगसेंग हो गया, ये अलग अलग देश इन्वेस्टर सूटेबिलिटी के जरिए अपने रिटेल लॉसेस को कर्टेल करते हैं। आप इसमें वो क्या करते हैं कि आपके इनकम थ्रेशोल्ड हो सकते हैं कि जैसे एफएनओ एक रिस्की सेगमेंट है, तो आप लेस देन 5 लाख के लोगों को अलाउ ना करें, जिनकी इनकम लेस देन 5 लाख है। जिनकी इनकम लेस देन 10 लाख है, उनको अलाउ ना करें। एक इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट बेस्ड फ्रेमवर्क हो जाएगा ये। उसी के साथ आप कठिन परीक्षा ले सकते हैं, जैसे एक सीएफए होता है, उसके लाइंस पे एक ट्रेडिंग बेस्ड एग्जाम हो सकता है, जिसको लोगों को देना पड़ेगा, जिसमें करीब लेट्स से 100-150 घंटे की आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उसको पास करने के लिए। इस तरीके का एक एग्जाम हो सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स का, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं एफएनओ मार्केट में, उनका नॉलेज बेस बढ़े। जहां तक ये रिटेल लॉसेस की समस्या है ना, तो जो सेबी ने नवंबर 2024 में स्टेप्स लिए हैं, तो रिटेल लॉसेस बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो नंबर ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स है मल्टीप्लाइड बाय लॉस पर रिटेलर। तो अगर मैं नंबर ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स की बात करूं, तो जो सेबी ने नवंबर में मेजर्स लिए हैं 2024 में, उसके चलते फ्रॉम जुलाई 2024 टू जुलाई 2025 नंबर ऑफ रिटेलर्स ऑलरेडी 37% कम हो गए हैं। और जो लॉस पर रिटेलर है, वो भी ये सेबी की एक स्टडी में था जो उन्होंने 2024 में प्रेजेंट की थी। और जो लॉस पर रिटेलर है, वो भी इन मेजर्स के लगने के बाद 8% से कम हो गए। तो 37% रिटेलर्स कम हो गए और 8% लॉस पर रिटेलर कम हो गए। मैं कॉन्जर्वेटिवली भी मानूं तो 35% से तो रिटेल लॉसेस ऑलरेडी कम हो गए। प्लस अभी क्या हुआ है कि जेन स्ट्रीट भी निकल गए, मतलब उसे अलाउड है बट वो कर नहीं रहा है ट्रेडिंग, तो उसकी वजह से भी जो पर यूनिट रिटेलर लॉस हो रहा है वो भी गिरेगा। तो 40%, जो अगर हम 100 से शुरू करें तो हम ऑलरेडी 60 पे आ गए होंगे। जो करंट हमने मेजर्स लिए हैं, जो सेबी ने नवंबर में मेजर्स लिए थे पिछले साल, उसके चलते हम ऑलरेडी 60% पे आ गए होंगे फ्रॉम दोज लेवल्स। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, जो मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल लॉसेज हो रहे हैं, 50 सेबी की 2024 में एक स्टडी थी जो बताती थी कि 56% ऑफ रिटेल लॉसेज आर बीइंग इंकर्ड उस सेगमेंट के द्वारा जो कि लेस देन 5 लाख है। 56% ऑफ ऑल रिटेल लॉसेज आर बीइंग इंकर्ड बाय लेस देन 5 लाख सेगमेंट। तो अगर आप उस सेगमेंट को जस्ट बैन कर दें, आप 60% पे ऑलरेडी हैं, आप उसके भी 56% और घटा देंगे, तो आपके लॉसेस 26.5% ही रह जाएंगे। जहां से आपने शुरू किया है, 100 से शुरू किया तो 26.5 ही रह गया। और उसके बाद अगर आप एक टफ एग्जाम इंट्रोड्यूस करें, तो उसमें भी मेरा अनुमान है कि 40% लोग तो देंगे ही नहीं वो एग्जाम, जिसको 150 घंटे एफर्ट डालना पड़ेगा, वो एग्जाम वो देगा ही नहीं। 40%, वो सीरियस कैंडिडेट्स ही फिर अपियर होंगे। जो भी कैजुअल कैंडिडेट्स हैं वो सब फिल्टर आउट हो जाएंगे।
तो 26% पे हम ऑलरेडी आ गए थे, और 40% का अगर फर्दर ड्रॉप होता है तो 15%, मतलब जहां से हमने शुरू किया उसके केवल 15% रिटेल लॉसेस पे हम हम आ सकते हैं। ओके, और ये एक पूरा स्टेप डाउन स्ट्रक्चर है, और परफेक्ट। ये मल्टीपल ज्योग्राफीज ये इसे फॉलो करती हैं, इन्वेस्टर सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स को। वैसे मयंक जी, जनरली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को माना ही जाता है कि ये हेजिंग के लिए ज़रूरी है, राइट? स्पेशली फंड्स के लिए, बड़ी इंस्टीट्यूशन एफआईज यस, के लिए, राइट? यस, यस, तो हाँ अगर बिल्कुल। हेजिंग करनी है तो क्यों हफ्ते हफ्ते की हेजिंग करना ज़रूरी है? क्या मंथली प्रोडक्ट्स तो हैं, मंथली ऑप्शंस तो हैं, मंथली फ्यूचर्स तो हैं, वही कर ले। हाँ, अब इसमें समस्या क्या है, इसमें क्या समस्या है जी, कि जो हमारा कैश मार्केट है ना, वो बड़ा हल्का है। हम्म। अगर आप निफ्टी का कैश मार्केट देखें तो 8,000 करोड़, मात्र 8,000 करोड़ से हमारा जो निफ्टी कैश है, वो निफ्टी का कैश मार्केट 1% हिल जाता है, 1% गिर जाएगा अगर कोई 8,000 करोड़ की बिक्री कर दे उसके अंदर, केवल 8,000 करोड़। वहीं जो हमारा एफआईआई का एयूएम है, वो 75 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़, अगर उन्हें 5% भी स्क्वायर ऑफ करना है, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, इसी के थ्रू मैं आपके सवाल पे आऊंगा। अगर उन्हें 5% अपना, केवल 5% अपने ईयूएम का स्क्वायर ऑफ करना है, तो वो 3.75 लाख करोड़, 3.75 लाख करोड़, 8,000 करोड़ में मैं बता रहा हूँ 1% गिर जाता है। तभी आप देखेंगे कि आपके चैनल्स भी कवर करते होंगे कि जब एक महीने के अंदर, पूरे महीने के अंदर 40-45 हजार करोड़ की एफआई सेलिंग होती है, तो निफ्टी आप देखेंगे 3% गिर जाता है, और ये एक महीने के अंदर है, एक दिन के अंदर नहीं है। तो अगर किसी को 3.75 लाख करोड़ सेल करना है, तो आप क्या करेंगे? लेट्स से आप फंड मैनेजर हैं, आपको 3.75 लाख करोड़ सेल करना है, अब आप कैसे से एग्जीक्यूट करेंगे? कोई कोई जरिया ही नहीं है, कैश मार्केट में आप कर नहीं सकते। यहां पे डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत उम्दा रोल प्ले करता है। फंड मैनेजर क्या कर सकता है कि वो पुट बाय कर सकता है और कॉल सेल कर सकता है। जब वो ये स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसने एक तरीके से अपनी पोजीशन काट दी है। काट पोजीशन काटने का मतलब, अब अगर मार्केट नीचे आता है तो उसका एनएवी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वो पोजीशन काट चुका है डेरिवेटिव्स के थ्रू। आपके सवाल पे मैं आता हूं, जो मंथली वाला सवाल है, वो डेरिवेटिव्स के थ्रू पोजीशन काट चुका है। अब अगर किसी एफआईआई को लगता है कि मार्केट के वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, यू नो काफी ऊपर है, और उसे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो कैश में तो कर नहीं सकता, वो डेरिवेटिव्स में ये कर सकता है, वीकलीज के थ्रू। तो अब क्या होगा कि जब मार्केट के वैल्यूएशन करेक्ट होंगे, तो उसका एनएवी नहीं गिरेगा। उसका एनएवी नहीं गिरेगा तो उसका रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आएगा। उसका रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आएगा तो उसे कैश में फोर्सफुली बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसे कैश में फोर्सफुली बेचने की जरूरत नहीं पड़े, तो इंडिया का जो करेक्शन है वो शैलो होगा। और फिर एक बार वो करेक्शन आ गया, फिर वो घुस के अल्फा भी ले सकता है, मतलब ग्रेटर रिटर्न्स भी दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को। और इंडिया का भी करेक्शन शैलोअर है इस पूरे चक्कर में। तो ये मल्टीपल वेज में बेनिफिशियल है, ये जो पूरा साइकिल है। आप अल्फा भी क्रिएट कर रहे हैं, और आप जो देश का करेक्शन है उसे भी कम कर रहे हैं। अब इसमें आर्गुमेंट ये आता है कि ये वीकलीज क्यों, इसमें मंथलीज में क्यों नहीं हो सकता? हम्म। अब वापस मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि अगर 3.75 लाख करोड़ आपको सेल करना है, तो दिस इज 15 करोड़ निफ्टी फॉरवर्ड्स, 15 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स, आप मानिए से 15 करोड़ निफ्टी फ्यूचर सेल करना है। मंथली में वो लिक्विडिटी ही नहीं है कि आप 15 करोड़ निफ्टी फॉरवर्ड्स, मतलब आपको एक महीना लग जाएगा मंथली में वो लिक्विडिटी नहीं है कि वो आप हेज कर सको उसे। और ये 3.75 भी मैं मात्र 5% ऑफ एफआईआई में बोल रहा हूँ, तो मंथली में लिक्विडिटी नहीं है। वीकली में भी आपको अभी भी जो वीकली की करंट लिक्विडिटी है, उसमें भी आपको 7 से 10 दिन लग जाएंगे ये एग्जीक्यूट करने में। 15 करोड़ निफ्टी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होता है, उसमें वो ले नहीं पाता मार्केट, तो इसलिए वो वीकली का रहना जरूरी है। और ये जो, अगर आपने फंड्स को निकलने का मौका नहीं दिया ना, तो पूरा एफआई सेंटिमेंट ही बदल सकता है, क्योंकि आप घुस तो गए हो कैश मार्केट में। और अगर आपने लेट से वीकलीज बंद कर दिया, आपने डेरिवेटिव्स को काफी हल्का कर दिया, कैश ऑलरेडी हल्का है और डेरिवेटिव्स भी हल्का हो गया, तो डबल गामी हो जाती है। आप बस फंस गए हो अपनी पोजीशन के साथ, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, आप निकल नहीं सकते। अगर मार्केट नीचे आए तो आप ऊपर काट के नीचे फिर से एंटर करके आप अल्फा नहीं क्रिएट कर सकते। और ऐसे में क्या होता है कि एक तो फंड्स ऐसी ज्योग्राफीज को एक इलिक्विडिटी प्रीमियम देते हैं कि भाई हम निकल नहीं सकते, तो वो ऐसी ज्योग्राफीज से एक ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हम निकल नहीं सकते। और दूसरी बात, उनका अल्फा भी कम होता है, क्योंकि वो वैल्यूएशंस का जो फ्लक्चुएशन है उसको वो अवेल कर नहीं पा रहे हैं, वो बस बैठे हुए हैं पकड़ के, तो वो जो भी फ्लक्चुएशन उसे अवेल नहीं कर पा रहे। तो एक तो अल्फा कम है और एक इलिक्विडिटी प्रीमियम है। इन दोनों चक्कर के चलते जो एक इंटरनेशनल फंड है, उसके पास कई ज्योग्राफीज में एसेट एलोकेट करने की ऑप्शन है। वो यूएस में भी डाल सकता है, कॉस्पी में भी डाल सकता है, हैंगसेंग में भी डाल सकता है, जो कि हांगकांग और ये कोरिया का था, इन सब राइट। में डाल सकता है, वो यूरोप में डाल सकता है। तो इंडिया नीचे आ जाता है। तो ये बहुत गड़बड़ है, ये मतलब ये बहुत जरूरी है कि लिक्विडिटी हमारे मार्केट में बनी रहे।
बिल्कुल, यानी कि बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, नियमों को बदलें जिसमें कि जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं जिनके यानी कि जिनकी नेटवर्थ अच्छी है और जो ज़्यादा समझदार हैं यानी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी ट्रेनिंग या अच्छे एग्ज़ाम को पास करके फिर ट्रेड करें, उन लोगों के लिए वीकली एक्सपायरी ये रखनी चाहिए बंद होने से। जी, ये इंडिया एआईएफ्स और पीएमएस में ऑलरेडी कर रहा है। अगर आप एआईएफ में देखें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है। सिमिलरली राइट। पीएमएस में 50 लाख है। अभी जो एसआईएफ का भी सजेशन है उसमें 10 लाख है। हुँ, एफएनओ में कोई भी एक ऐप खोल के बस 5 मिनट के अंदर शुरू हो सकता है, कोई कुछ क्राइटेरिया नहीं है। और इन्वेस्टर सूटेबिलिटी में इंडिया बहुत लैग कर रहा है अपने ग्लोबल पीयर से। मतलब जो भी आप मल्टीपल देश देखें उनसे बहुत पीछे हम हमने हमारे पास कोई है ही नहीं एफएनओ के लिए इन्वेस्टर सूटेबिलिटी, जीरो इन्वेस्टर सूटेबिलिटी है। बस हम उसके नाम पे एक वार्निंग फ्लैश कर देते हैं कि 91% लोगों का लॉस हो रहा है, उससे कुछ होता नहीं है, वो आपको कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। परफेक्ट, बिल्कुल। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया विस्तार से, आपने इस मुद्दे पर बहुत ही बेबाक तरीके से सटीक और एकदम साफ साफ अपनी राय रखी। मयंक जी का कहना है कि बंद करने के बजाय उसे बेहतर करने के सॉल्यूशन ढूंढना ज़्यादा ठीक रहेगा।